Hello friends, welcome to my channel Excellent Coaching. रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ HIV एड्स पढ़ेंगे आज। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये जो पर्टिकुलर वायरस है इसका नाम इम्यूनो डेफिशिएंसी है, जिससे ये आपको पता चल रहा होगा कि ये सीधा इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। इम्यून सिस्टम में जो टी सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं किलर सेल्स, जो डिसीज को स्प्रेड होने से रोकते हैं, उनको ये अटैक करना शुरू कर देता है। तो डिसीज जो ये होता है, पर्टिकुलर ये जो डिसीज होता है एड्स, ये किस तरीके से होता है? ट्रांसमिशन ऑफ बॉडीली फ्लूइड, बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं अगर वो ट्रांसमिट हो जाए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, लाइक ब्लड, सीरम एक्सेट्रा। प्राइम मीन्स ऑफ HIV वायरस इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और दूसरा जो प्राइम तरीका है वो है इन्फेक्टेड सिरिंज यूज कर लेना। और भी और तरीके हैं, जैसे कि HIV वायरस इज दैट ऑफ ट्रांसमिशन बॉडीली फ्लूइड ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन इनटू हर फीटस। तो अगर HIV है किसी मदर को और उसका बॉडीली फ्लूइड जो उसके फीटस में अगर चला जाता है तो बेबी इन्फेक्ट हो सकता है। इस प्रॉब्लम का कोई क्योर नहीं है अभी तक, बस इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया जाता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू। ART बोलते हैं इसको, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इससे स्लो डाउन हो सकता है पर इसका क्योर नहीं है। इसीलिए इस केस में सबसे ज़्यादा कंसर्न जो होती है साइकोलॉजिस्ट की वो ये होती है कि किसी तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि इसको क्योर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अब हम इस सेक्शन में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिहैबिलिटेशन कैसे होती है उन लोगों की जिनको ये प्रॉब्लम हो चुकी होती है, कैसे उनको हेल्प किया जाता है इससे कोप अप करने के लिए। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है उन लोगों पे। तो पहले प्रिवेंशन। In the absence of cure, the only means of controlling AIDS epidemic is by changing high risk behavior. तो इसमें प्रिवेंशन के लिए क्या करना होता है? हाई रिस्क बिहेवियर को कंट्रोल करने की जरूरत है। द चैलेंज ऑफ एड्स इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें चैलेंजिंग क्या है? इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। हाई रिस्क बिहेवियर में कौन कौन से बिहेवियर आते हैं? जैसे हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, men having sex with men without using condoms, not practicing safe sex, without having sex with more than one पार्टनर। मतलब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अगर आप सेक्स में इंडल्ज होते हो या इन्फेक्टेड सीरिंज यूज करते हो तो उस ये बहुत हाई रिस्क बिहेवियर है। परहैप्स द मोस्ट रिस्की बिहेवियर इज अनसेफ सेक्सुअल बिहेवियर। सबसे ज्यादा रिस्की बिहेवियर यही है। The risk of AIDS can be reduced substantially by the use of condoms, but people seem to be reluctant to use them. तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर प्रिवेंशन करनी है तो उस केस में हमें उनको सेफ सेक्स को प्रैक्टिस करना जो है उसकी आदत डालनी बहुत ज़रूरी है, जो कि लोग नहीं करते हैं। और जैसे कि USA में देखा गया है कि 37% हस्बैंड्स और 29% वाइफ्स जो हैं वो एटलीस्ट उनके मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। तो इस तरीके से ये सारी जो दो प्रॉब्लम्स हैं मेजर जो कॉज करती हैं एड्स को। प्रिवेंशन प्रोग्राम्स टारगेट हाई रिस्क ग्रुप एज वेल एज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू जनरल पॉपुलेशन। तो ये जो इनके प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं ये हाई रिस्क ग्रुप को टारगेट करते हैं और जनरल पॉपुलेशन को भी इंफॉर्मेशन देते हैं, अवेयरनेस देते हैं। तो इनके अंदर ये 4 चीज़ें करते हैं। एक तो एजुकेशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं, फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स आ जाते हैं, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस आ जाती हैं, हार्म रिडक्शन प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो पहले एजुकेशन प्रोग्राम देखते हैं। स्कूल्स आर एन आइडियल वेन्यू टू प्रमोट हेल्दी बिहेवियर। तो यहाँ पे ये स्कूल पे पहले जैसे टारगेट करते हैं कि स्कूल्स में, क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं स्कूल में, तो उसी एज में अगर उनको पहले से ही अवेयर किया जाए तो आगे जाके प्रॉब्लम कम हो सकती है। क्योंकि स्कूल में यंग जनरेशन होती है जिनके अंदर ये हैबिट डेवलप होने से प्रिवेंट करी जा सकती है। स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन आर डन थ्रू सेक्स एजुकेशन इन जर्नल एजुकेटिंग रिगार्डिंग एड्स। तो ये सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स उसमें होते हैं स्कूल्स में जाके। कॉग्निटिव मॉडल एम्फेसाइज द रोल ऑफ एटीट्यूड, बिलीव्स, कॉग्निशंस इन प्रिवेंटिंग हाई रिस्क बिहेवियर।
The social learning theory on the other hand stresses on modeling and increasing. अब यहाँ पे अलग अलग तरीके बताए हैं इसको ठीक ये इस चीज़ को प्रिवेंट करने के। जैसे कॉग्निटिव मॉडल क्या करता है, एटीट्यूड और बिलीफ को चेंज करने की कोशिश करता है। बिहेवियर मॉडल क्या करता है, मॉडलिंग टेक्निक का यूज़ करता है बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए। एंड देन और भी इनके मॉडल्स हैं इसमें। Flora and Thorenson have a model AIDS prevention curricula based on social learning theory. सोशल लर्निंग थ्योरी का भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है, नीचे टेबल दिया हुआ है ये अलग अलग करिकुला के लेके। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल अप्रोच है, जैसे पहली कॉग्निटिव इमोशनल अप्रोच है जो, इसमें एजुकेशनल अप्रोच क्या यूज़ करते हैं, दे प्रोवाइड नॉलेज, सेल्फ टॉक, सेल्फ एफिकेसी। तो नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, सेल्फ टॉक एंड सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज करते हैं। रिगार्डिंग अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन बिहेवियर, इसमें प्राइमरी अप्रोच इनकी क्या होती है कि इनको कुछ बिहेवियर अवॉइड करने सिखाने हैं। जैसे आई डोंट हैव टू हैव सेक्स, परसीव एबिलिटी टू रेजिस्ट सेक्स। इनको इस तरीके के अपने एटीट्यूड्स बनाने हैं कि आई डोंट हैव टू हैव सेक्स मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने की, मुझे रेजिस्ट करना है इन सब चीज़ों को। ये सारी चीज़ें कैसे अपने अंदर बिल्ड इन करें, कैसे अपनी एफिकेसी को इंक्रीज करें, ये अप्रोच यूज़ करते हैं कॉग्निटिव इमोशनल अप्रोच में। सेकेंडरी अप्रोच ये होती है कि रिगार्डिंग सेफर सेक्स प्रैक्टिस। तो अगर कोई इन्वॉल्व हो भी रहा है इस प्रैक्टिस में तो उसको सेफली करे। तो इनकी प्राइमरी अप्रोच ये है कि वो ना करे, अगर कोई करता है तो उसको सेफली करे। बिहेवियर अप्रोच में ये क्या कहते हैं, बिहेवियरल आउटकम्स के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, सोशल स्किल्स इसमें सिखाए जाते हैं। अवॉइडिंग टू मच अल्कोहल इंक्रीज माई कंट्रोल ओवर सेक्स बिहेवियर। तो जैसे यहाँ पे उनको बिहेवियरल चेंज करने के लिए बोला जा रहा है कि जैसे अल्कोहल अगर आप ज़्यादा नहीं लोगे तो आप उससे अपना सेक्सुअल बिहेवियर भी कंट्रोल कर सकते हो। प्लस रेजिस्टिंग पीयर प्रेशर, कैसे पीयर प्रेशर को रेजिस्ट किया जा सके, तो ये प्राइमरी अप्रोच होती है। सेकेंडरी अप्रोच होती है कि आप अपने पार्टनर से बात करो सो दैट ही कैन यूज़ कॉन्डम्स। तो ये सेकेंडरी अप्रोच है कि सपोज अगर आप इंडल्ज होते भी हो तो आप उस अपने पार्टनर को उस टाइम समझाओ कि हमें प्रिवेंशन लेके चलना है। नेगोशिएटिंग विद पार्टनर फॉर सेफर सेक्स, तो पार्टनर को भी समझाना कि कैसे हमें इस चीज़ को रोकने के लिए सेफर सेक्स का प्रैक्टिस करना है। तो ये बिहेवियरल अप्रोच है कि प्राइमरीली तो ये है कि आप अपना बिहेवियर चेंज करो, लेकिन सेकेंडरी ये है कि आप किसी तरीके से पार्टनर को भी समझाओ। फिर सोसाइटल अप्रोच में सोशल सपोर्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है, इंसेंटिव का यूज़ किया जाता है, वाइकेरियस लर्निंग मतलब ऑब्जर्व करके। peer engage encouragement for avoiding sex, getting social reward for avoiding sex, training older peers to demonstrate avoidance of sex। अब यहाँ पे वाइकेरियस लर्निंग है और सोशल सपोर्ट सिस्टम है। तो पहले सोशल सपोर्ट कैसे होती है, जैसे पीयर्स को एनकरेज किया जाता है, पीयर्स एक दूसरे को एनकरेज करते हैं कि हमें इन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना है। सोशल रिवॉर्ड दिए जाते हैं, अगर हम ये सब बिहेवियर ना करें तो सोशल रिवॉर्ड के थ्रू वो बिहेवियर स्ट्रेंथन किया जाता है। ट्रेनिंग दी जाती है, जो ओल्डर पीयर्स होते हैं जो उनसे बड़े होते हैं वो किस तरीके से अपना बिहेवियर शो करें, डेमोन्स्ट्रेट करें कि कैसे वो इस बिहेवियर को अवॉइड कर रहे हैं, जिनको देख के जूनियर्स भी उनको फॉलो करें। तो सोशल सपोर्ट का भी यूज़ कर रहे हैं, इंसेंटिव का भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इंसेंटिव का यूज़ कर रहे हैं रिवॉर्ड देके, यहाँ सोशल सपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं पीयर को इन्वॉल्व करके, और यहाँ पे वाइकेरियस लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन देके। तो ये इसमें प्राइमरी अप्रोच तो ये हो गई। सेकेंडरी ये हो गई कि पीयर को एंकरेज करना है सेफर सेक्स के लिए। फिर इंक्रीज इंटीमेसी परमिटेड इफ पार्टनर एग्रीज टू लिमिट सेक्स, तो यहाँ पे अपने पार्टनर को भी समझाना है कि इस चीज़ को लिमिटेड रखे। और मॉडलिंग ऑफ सेफर सेक्स प्रैक्टिसेस के अपने जूनियर्स को ये चीज़ दिखाएं कि हम खुद भी सेफर सेक्स में बिलीव करते हैं और वो भी ऐसा करें। तो ये अप्रोचेस जो हैं ये एजुकेशनल अप्रोचेस हैं जो स्कूल्स में यूज़ करी जाती हैं। फिर आ जाते हैं आगे। Though it is easy and more effective to apply AIDS education program in school setting, these education programs can be introduced in other settings like adult education। तो स्कूल सेटिंग के अलावा भी कह रहे हैं कि ये और जगह पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एड अवेयरनेस प्रोग्राम है। मैनी रिस्की बिहेवियर्स आर द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, सबसे ज़्यादा तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसमें क्या रीज़न है एड्स होने का, क्यों होता है।
I had read in a news article that sex worker in some part of India believe that AIDS can be cured by bathing in Coca-Cola. तो ये यहाँ पे ऑथर ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है कि कह रहे हैं कि इन्होंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि किसी इंडिया के किसी पार्ट में सेक्स वर्कर्स जो होते हैं उनको ये ऐसा लगता है कि एड्स क्योर हो सकता है अगर वो कोका कोला से नहाएंगे तो ये बहुत ही एक अजीब चीज़ है जो लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है और जानबूझ के एक तो गलत अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि जो लोग हैं वो उनकी बातों में आ जाएं. सो यू मे वंडर वेयर द कनेक्शन ऑफ सच वियर्ड नोशन अराइज. तो यहाँ पे लोगों को नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ की, वो मतलब उनको अवेयरनेस ही नहीं है. ड्यू टू दिस वेरी रीजन द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO invests heavily in creating awareness. मास मीडिया के थ्रू, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, कोई भी ऐसा मीडियम यूज़ करके जिससे हम कोने कोने में ये अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें कि इसके रीजंस होने के क्या हैं और ये क्योरेबल नहीं है. द क्वेश्चन इज हाउ इफेक्टिव इज मास मीडिया. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लो हम मास मीडिया यूज़ भी कर लेते हैं तो इसका कितना असर पड़ेगा. तो यहाँ पे एक स्टडी करी हुई है, 5 साल ये स्टडी चली थी तंजानिया में. यहाँ पे वॉगन एंड इज कोलीग 2000 हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द इफेक्ट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम एयर्ड ऑन रेडियो. ये रेडियो में जैसे इन्होंने स्प्रेड की थी अवेयरनेस रेडियो का यूज़ करके, तो इन्होंने ये देखा था कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा है. This study is discussed in greater detail in the chapter on mass media. Beside mass media, the other mediums like street play, community event, fairs. तो इसका जो स्टडी की डिटेल है ये बाद में ही कह रहे हैं पढ़ेंगे हम मास मीडिया वाले चैप्टर में. और बाकी ये कह रहे हैं कि और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जैसे स्ट्रीट प्ले हो गया, कम्युनिटी के इवेंट्स होते हैं जो उसमें हो गया, या मेले वगैरह लगते हैं उसमें. कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन क्या है? कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन होती है रिस्की बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए. तो इसमें एडोलेसेंट्स, होमोसेक्सुअल, अर्बन वुमेन, इन सब लोगों के लिए है. इंटरवेंशन प्रोग्राम भी बहुत सारे डेवलप हुए हैं जैसे कि यहाँ पे ये 2 इंटरवेंशन प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे डिज़ाइन बाय केली एंड हिज कोलीग. पहला है बिहेवियर स्किल अप्रोच टू टारगेट स्मॉल ग्रुप एट हाई रिस्क लाइक गे पीपल, सेक्स वर्कर्स. तो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है बिहेवियरल अप्रोच. द इंटरवेंशन एम्स एट डेवलपिंग सम स्किल्स इन द टारगेट पॉपुलेशन सो दैट दे कैन रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ हाई रिस्क बिहेवियर. अब यहाँ पे हाई रिस्क बिहेवियर को कम करने के लिए उनको कुछ स्किल्स सिखाए जाते हैं. नाम ही बिहेवियर स्किल है ना, तो इनको कुछ इस तरह के स्किल्स सिखाए जाते हैं कि वो इस बिहेवियर में इन्वॉल्व ही ना हो. रिस्क एजुकेशन एंड सेंसिटाइजेशन. तो वो पहले तो उनको एजुकेट किया जाता है कि इसमें कितना ज़्यादा रिस्क है, प्लस उनको सेंसिटाइज किया जाता है. सेंसिटाइज मतलब ये चीज़ समझना कि वो कितना मतलब वर्नरेबल है, मतलब वो कितनी वो इस चीज़ में इसकी चपेट में कितनी इजीली आ सकते हैं. तो सेंसिटाइजेशन कराया जाता है. सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाती है. सेल्फ मैनेजमेंट मतलब अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखने की ट्रेनिंग दी जाती है. तो इसमें सेक्सुअल बिहेवियर में इंडल्ज ना हो, अल्कोहल का यूज़ ना करें, सेफ सेक्स में इंडल्ज करें, इन सब चीज़ों की. सेक्सुअल असर्शन ट्रेनिंग दी जाती है. सेक्सुअल असर्शन का मतलब बीइंग असर्टिव अबाउट सेफ सेक्स व्हेन नेगोशिएटिंग विद पार्टनर. मतलब अपने पार्टनर को क्लियरली बोल देना, या तो मना कर देना या फिर उसको बोलना है कि सेफ सेक्स को ही प्रैक्टिस करना है, अनसेफ नहीं. तो मतलब क्लियरली अपनी बात रख पाना. डेवलपिंग सोशल सपोर्ट नेटवर्क, और अपने लिए एक सोशल सपोर्ट नेटवर्क बनाना. तो ये हो गई पहली अप्रोच, बिहेवियर स्किल अप्रोच. दूसरी जो कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन है जिसका नाम है पॉपुलर ओपिनियन लीडर. इसमें क्या होता है कि एक इसमें फिलॉसफी इन्वॉल्व है. कह रहे हैं इसके अंदर, इसके पीछे जो फिलॉसफी है दैट इफ़ अ न्यू बिहेवियर इज अडॉप्टेड बाय ओपिनियन लीडर दे सब्सिक्वेंटली इन्फ्लुएंस अदर टू अडॉप्ट द बिहेवियर. इसके पीछे क्या फिलॉसफी है कि अगर ओपिनियन लीडर ही अपना बिहेवियर अगर बदल दे तो उसको फॉलो करने वाले लोग भी अपना बिहेवियर धीरे धीरे बदल देते हैं. जैसे विजुअलाइज योर विलेज और योर लोकेलिटी. देयर आर सर्टन लीडर्स हु आर एलोक्वेंट एंड हैव एन ओपिनियन ऑन एवरी इशू. दे आर ऑफन टॉकेटिव एंड एक्ट एज इफ दे नो. तो जैसे हर जगह पे कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत लीडर की तरह होते हैं, जो हर बात में अपने इश्यूज पे, हर बात पे अपनी ओपिनियन रखते हैं. वो दूसरों से बहुत बात करते हैं और अपनी ओपिनियंस बताते हैं, डिस्कस करते रहते हैं. अगर उन्हीं लोगों की बातों में ये चीज़ें आ जाएं जो ये सिखाना चाह रहे हैं
क्योंकि वो बहुत इश्यूज पे बोलते हैं, तो उनकी बातें दूसरे लोग सुनते हैं और उनकी बातों से वो इन्फ्लुएंस भी होते हैं। अगर यही ओपिनियन लीडर को अप्रोच किया जाए और इनको ही इन्फ्लुएंस किया जाए अपना बिहेवियर चेंज करने में, और उनको बोला जाए कि जब आप दूसरों से बात करते हो या दूसरों को अपनी ओपिनियन बताते हो तो वो आपको यही बताना है उनको कि ये चीज़ें गलत हैं, इसमें नहीं, तो उससे क्या होगा, दूसरे लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे उनसे, जिसको हम सोशल डिफ्यूजन मॉडल बोलते हैं, कि ओपिनियन लीडर को देख के बाकी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये किया जा सकता है। एक स्टडी करी थी केली ने 1991 में, सर्वे किया था गे मैन इन अ सिटी, जो सिटी में गेज होते हैं उन पे। दे इंट्रोड्यूस्ड POL इंटरवेंशन ऑन 43 पॉपुलर ओपिनियन लीडर्स इन गे बार्स। तो यहाँ पे इन्होंने 43 पॉपुलर ओपिनियन लीडर्स को पकड़ा था और उनके ऊपर ये तरीका यूज़ करने की कोशिश की थी, उनको ट्रेनिंग दी थी, HIV रिलेटेड रिस्क एजुकेशन, स्किल्स टू रेजिस्ट रिस्की बिहेवियर, इस तरह की ट्रेनिंग दी थी। एंड दे वर आस्क्ड टू एंडोर्स द बिहेवियर चेंज। फिर उनको बोला था कि आप आगे भी इन सब चीज़ों को एंडोर्स करो, मीन्स एडवर्टाइज करो या इसको पॉपुलर करने की कोशिश करो। देन पोस्ट इंटरवेंशन सर्वे हुआ था, उसके बाद कुछ टाइम बाद सर्वे किया दोबारा से कि उसका कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ। And they on comparing the post intervention and pre intervention survey, Kelly and colleagues found the proportion of men engaged in unprotected and intercourse decreases from 37 to 27. फाइनली उनका जो था वो तरीका था वो काम आया और उन्होंने देखा कि इस चीज़ के बाद जो 37% लोग पहले इंडल्ज करते थे इस बिहेवियर में, वो रिड्यूस होकर 27% हो गए। तो इससे फ़र्क पड़ा। अब आते हैं हार्म रिडक्शन प्रोग्राम्स। हार्म रिडक्शन प्रोग्राम में ये होता है कि इसमें रिस्की बिहेवियर तो रिड्यूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हार्म ऑलरेडी हो चुका है, पर इसमें ये करते हैं कि जो हार्म हो रहा है किसी तरीके से उसको रिड्यूस कर दें। फॉर एग्जाम्पल, HIV AIDS is transmitted when two people share infected syringes. Many drug addicts share syringes to inject drugs to the bloodstream. This is a risky behavior and other prevention strategies try to stop this behavior. प्रिवेंशन में क्या होता है, हम ये बिहेवियर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये किसी को ऑलरेडी हो चुका है। Needle and syringe programs are aimed at providing new syringes to drug addicts in return for already used syringes. This reduces the harm caused by risky behavior. अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई रिस्की बिहेवियर कंटिन्यू कर रहा है, उसका बिहेवियर कम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, उसका हार्म कम करने की कोशिश करते हैं, तो उनको वो हर बार नई सिरिंज प्रोवाइड करते हैं ताकि ये चीज़ प्रिवेंट हो सके। तो ये प्रोग्राम्स थे जो कोशिश करते हैं किसी तरीके से प्रिवेंट किया जा सके। रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, रिहैबिलिटेशन मीन्स जो ऑलरेडी इस चीज़ से वो हो रहे हैं, जिनको वो जो विक्टिम है इस चीज़ के, उनको अब कैसे संभाला जाए कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें इस चीज़ के साथ, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम होने के बाद कितना साइकोलॉजिकली कितना इफेक्ट पड़ता होगा। तो रिहैबिलिटेशन वर्कर्स का अगर वो ही काम आता है कि इनको फिर कैसे इस चीज़ के साथ अपने आप को एक नॉर्मल लाइफ जीना सिखाया जाए। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।